नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम एसएससी जीडी का 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कल सुबह 12 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं 4, 5 और 6 फरवरी की सभी शिफ्टों के एग्जाम की क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, सांझी पर्व मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया गया था राजस्थान, जो कि इसका सही जवाब था। इसके अलावा याद रखिएगा, सांझी पर्व हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज प्रदेश, मालवा, निवाड़, राजस्थान एवं गुजरात में मनाया जाता है। अब अगर अपन सांझी पर्व के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व होता है, जो मुख्य रूप से नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। दिल्ली, हरियाणा, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, नेवाड़, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य कई क्षेत्रों में मनाए जाने वाला यह त्योहार है। कई पर्व एक के उपरांत एक आते हैं और सब स्थानों पर चमक दमक व उत्साह छाया रहता है। अगर अपन सांझी पर्व से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में ध्यान दें तो याद रखिएगा, सांझी पर्व मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। याद रखिएगा, सांझी को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। सांझी पर्व में घरों की दीवारों पर सांझी की मिट्टी, गाय के गोबर और दूसरी चीजों से आकर्षण प्रतिमा बनाई जाती हैं। सांझी की पूजा मुख्य रूप से महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। सांझी की पूजा के बाद भोग लगाया जाता है और लोकगीत गाए जाते हैं। दशहरे के दिन सांझी को विसर्जित किया जाता है। इसके बाद अगर अपन अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। अगर बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व को ही डीपीएसपी कहा जाता है, जो कि प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वह अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य के लोगों को आश्रय, भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 51 राज्य की नीति का अंतिम निर्देशक तत्व है। याद रखिएगा, 36 से 51 तक दिया गया है, तो 51 आखिरी या अंतिम निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहां आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर था लाहौर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा कुछ और संस्करण देख लेते हैं। लाहौर का संस्करण या लाहौर जिसे 1993 संस्करण कहा जाता है, इसका विजेता था भारत, और उपविजेता अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, उपविजेता की टीम रही थी श्रीलंका। इसके बाद का संस्करण कोलंबो में आयोजित किया गया था 1995 में। इसमें श्रीलंका विजेता रहा था और भारत उपविजेता रहा था। इसके बाद काठमांडू, नेपाल में आयोजन हुआ था 1997 में। इसमें विजेता भारत रहा था और उपविजेता मालदीव की टीम रही थी। तो याद रखिएगा। और एग्जाम में जैसा कि आपने देखा होगा कि एक सीक्वेंस या एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि लगातार मिलते जुलते टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। विधिक सहायता का मतलब होता है न्यायिक सहायता या न्यायालय या विधि के द्वारा सहायता। इसका सही जवाब था 29A। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं। याद रखिएगा, नदियों से एवं वेदों से संबंधित भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना, नदी, वेद, मौर्यकालीन इतिहास, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार आपको रिपीट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो सही उत्तर था सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी का जिक्र कई बार आया है या कई बार किया गया है। याद रखिएगा, सिंधु नदी को सिंधु ही कहा गया है ऋग्वेद में।
अब सिंधु नदी से अगर कुछ खास बात है, अपन जाने सिंधु नदी से संबंधित कुछ खास बात है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी को प्राचीन भारतीय संस्कृति में सिंधु ही कहा जाता था। सिंधु नदी को दोनों समुदायों ने सीमा नदी माना था। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी, खम्बन या शेर का मुंह कहा जाता है। फिर प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और याद रखिएगा इसके रिपीट होने के काफी चांस है। इसके अलावा याद रखिएगा इन सम्मानों से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों के डिटेल्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर था, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण तीनों सम्मानों से सम्मानित किया गया था। भारतीय नृत्यांगना मुंगन यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कारों के बारे में, तो याद रखिएगा वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1968 में। 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह तीनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, और हो सकता है तीनों से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए। फिर अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो एक बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, सिम्बायोसिस या सहजीवन। तो याद रखिएगा इसका संबंध है जैव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इसे इकोलॉजी कहा जाता है। सिम्बायोसिस या सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारंपरिक रूप से लाभदायक संबंध है। इस संबंध में जीव एक दूसरे से मदद लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। सिम्बायोसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सिम का मतलब होता है साथ और बायोसिस का मतलब होता है जीवित या जीवन। इस कारण से इसे सहजीवन भी कहा जाता है, सिम्बायोसिस को। फिर प्रश्न पूछा गया था, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 15 के भाग 4 और 16 के भाग 4 में ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान बनाए गए हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर। इसके खंड 4 में कहा गया है, इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, यानी कि राज्य कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। इसके खंड 4 में कहा गया है, इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा जो राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये काफी महत्वपूर्ण है, संविधान से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से संबोधित करते हैं? याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों से लगातार 3 शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसका सही जवाब था अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान करते हैं जिनका भारत का प्रत्येक नागरिक हकदार है, चाहे उसका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकार अदालतों द्वारा किए जा सकते हैं और उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यवाही को कानून की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, भारत के पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर या 7 बहनों में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? 7 सिस्टर से भी ये 3 दिन में दूसरा प्रश्न पूछा गया है और न्यूनतम जनसंख्या पूछी गई थी, तो याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या है मिजोरम की।
फिर प्रश्न था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसके बाद ही शुंग वंश की स्थापना हुई थी, या शुंग वंश आया था बृहद्रथ की मृत्यु के बाद या हत्या के बाद। वह मौर्य वंश का अंतिम वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन, बृहद्रथ, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का लड़का था और उत्तराधिकारी था। बृहद्रथ सतधनवन का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था, या कह सकते हैं राज्य था या साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता बना दिया था। फिर प्रश्न था पंडित रविशंकर का संबंध किससे था, तो आप सभी जानते हैं पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से था। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे। उन्होंने दरबारी संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार वादन को सीखने के लिए 1938 में नृत्य छोड़ दिया था। यानी पहले वह नृत्य करते थे, फिर 1938 में उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें संगीत सीखना था। किससे? अलाउद्दीन खान से। रविशंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को शामिल किया। का मतलब था उत्तर भारतीय थे, लेकिन उन्होंने अपनी संगीत शैली में कर्नाटक के संगीत की परंपराओं के भावों को शामिल किया था। फिर प्रश्न था सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास की घोषणा की। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वह 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो याद रखिएगा WTA का मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ। उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स डबल्स और 2012 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते हैं। उन्होंने US और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा को ही राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। मुख्य कपड़ा उत्पाद पतलून में प्रयुक्त सिंथेटिक या कृत्रिम कपड़ा है। इसकी शुरुआत उद्योगपति श्री संपत मल लोड़ा के स्वामित्व वाली मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स नामक कटाई और बुनाई कंपनी के साथ हुई, जिसकी शुरुआत 1938 में हुई थी। फिर प्रश्न पूछा गया था भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम बांग्लादेश और भारतीय सिलीगुड़ी गलियारे के निकट स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक न्यूनतम में दूसरे सबसे छोटा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 6.9 लाख है। का मतलब है जनसंख्या में न्यूनतम है और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसकी तिब्बत सीमाएं उत्तर पूर्व में भूटान, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसकी सीमाएं तिब्बत, उत्तर पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती हैं, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वह प्रश्न तो नहीं मिल पाए मुझे, बाकी अपन देखते हैं अनुच्छेद से संबंधित कुछ जानकारी। अनुच्छेद 32 में दिया गया है उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्य। अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 48 में दिया गया 48 में कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राज्य के दायित्व।
अनुच्छेद 51A 51A में दिया गया है नागरिकों के कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा का अधिकार, राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार होता है। अनुच्छेद 123 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है 123 में। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को अधिकार या न्यायिक समीक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार की विफलता पर लागू हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान में संशोधन का प्रावधान। तो यह काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, इनसे आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये थे वह प्रश्न जो आज मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं आने वाली शिफ्ट के एनालिसिस में उनको इंक्लूड कर दूंगा। और साथ में याद रखिएगा कल 12 बजे मैं 4, 5 और 6 तारीख की यानी कि सभी 9 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में एक काफी डिटेल में क्लास लेने जा रहा हूं। तो आप उस क्लास को आप जरूर देखिएगा कल दोपहर में 12 बजे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर, जीके, जीएस के अलावा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी के भी जो मुझे प्रश्न मिल सके उन सबको मैं उस क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कितनी तारीख को है। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।